आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में, जिसको हम एंट्रिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। ये जो है मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें हम देखते हैं कि जब टाइफाइड फीवर होता है और जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो फिर इसमें फीवर आते हैं, वोमिटिंग, नौजिया, अजीब सी फीलिंग, और मेनली जो है इसका मेन सिम्टम्स फीवर ही होता है। कि जब कंटिन्यूअस फीवर रहने लगे तो इंसान सोचता है कि या फिर डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप विडाल टेस्ट करवा लो या फिर टाइफाइड का टेस्ट करवा लो। फिर इसमें देखा जाता है कि विडाल टाइफाइड पॉजिटिव है या निगेटिव है। उसके 3 ग्रुप्स होते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि टाइफाइड फीवर में कितने ग्रुप्स होते हैं, किसमें क्या रेंज होने चाहिए। तो इसमें जो ये होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्टेड हुआ, फिर हमारा डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, फिर उसकी वजह से या कॉन्स्टिपेशन होगा या डायरिया होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, दोनों ही सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये था हमारा टाइफाइड का डेफिनेशन। फिर हम देखते हैं इसके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, नहीं सॉरी, कॉजेज के बारे में, किसके क्या क्या कॉजेज हैं। इसके कॉजेज में ये मेनली बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफी बेसिलाई, इसमें इसकी वजह से होता है। दूसरा जो है कॉन्टामिनेटेड फूड, वाटर, उसके बाद मिल्क, ये सब कंज्यूम करने से, कॉन्टामिनेटेड सॉइल वगैरह में किसी तरह किसी कॉन्टैक्ट में आ जाना, या फिर हम कह सकते हैं कि पर्सनल हाइजीन की वजह से भी होता है। कि अगर हम सही से अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी टाइफाइड फीवर हो सकता है। फिर उसके बाद है कि कैरियर के द्वारा, अगर किसी को टाइफाइड फीवर हुआ है, आप उसके साथ ये जो मेनली कम्युनिकेबल तो होता है, लेकिन मेनली जो है ज़्यादा कॉन्टामिनेटेड नहीं होता, ज़्यादा कम्युनिकेबल नहीं होता, सिर्फ साथ में खाना खाना, जूठा खाना, इस सब की वजह से हो सकता है। तो कैरियर की वजह से भी ये टाइफाइड फीवर होता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के बारे में, किसके क्या क्या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। इसके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में हम देखते हैं सबसे पहले तो लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन। फिर हम देखते हैं पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट जो पॉल्यूटेड हुआ इसकी वजह से, तो उससे भी हो सकता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में, किसके क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। तो इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहला हमारा हिस्ट्री टेकिंग। इसमें जो है हम हिस्ट्री लेंगे कि कब फीवर आया, कितने टाइम को आता है, फीवर का कितने डिग्री फीवर रहते हैं, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट रहते हैं, क्या फीवर का कंडीशन है, फीवर का क्या कंडीशन है, माइल्ड आते हैं, मॉडरेट आते हैं या फिर सीवियर आते हैं, ऐसे करके हम हिस्ट्री टेकिंग में देख सकते हैं। फिर दूसरा है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब कि उसका फिजिकल एग्जामिनेशन हम ले सकते हैं कि अभी फ़िलहाल में फ़ीवर है तो कितना फ़ीवर है, या फिर वाइटल्स वगैरह भी उनके हम ले सकते हैं। फिर तीसरा है हमारा विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट होता है, ये मेनली टाइफाइड के लिए ही होता है। इसमें 3 रेंजेज होते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में विडाल टेस्ट भी किया जाता है। फिर है हमारा सीबीसी में देखा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का काउंट कितना है। अगर इन्फेक्टेड बॉडी है, इन्फेक्टेड इंटेस्टाइन है, तो डब्ल्यूबीसी का काउंट जो है वो बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करके पता लगाया जाता है कि टाइफाइड फीवर है या नहीं है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, कि इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहला ब्रेडिकार्डिया होगा, हमारा पल्स रेट जो है वो कम हो जाएगा। फिर एंजाइटी हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया भी हो सकता है, मतलब कि भूख नहीं लगना, और फिर हेडेक भी हो सकता है, फीवर हो सकता है, हाई ग्रेड या फिर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, किसी भी कंडीशन में फीवर हो सकता है, लेकिन फीवर जो है वो कंटिन्यूअस रहता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसके रेड स्पॉट ऑन चेस्ट पे जो है वो रेड स्पॉट से पड़ने लगते हैं। फिर नेक्स्ट ओलिगुरिया होता है, यूरिन की कमी हो जाती है। फिर पैलोड कलर भी पैलोड हो जाता है, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाएगा, फिर नोजिया होगी, ड्राई टंग हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। फिर एडिमा इन लिम्फ नोड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है इन्फेक्शन होगा तो उनका जो लिम्फ नोड है उनमें एडिमा हो जाएगा, उसमें स्वेलिंग सी हो जाएगी उनमें। फिर हम देखते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि जब टाइफाइड फीवर हो तो क्या क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। तो सबसे पहला, ये बैक्टीरिया की वजह से है तो हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं।
फिर उसके बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह भी दे सकते हैं, विटामिन सी दे सकते हैं। अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो आप विटामिन सी लो, तो उससे जो है इन्फेक्शन की थोड़ी सी रेंज कम हो जाता है। फिर बेड रेस्ट, पर्सनल हाइजीन वगैरह, फिर हम टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन ये सब मॉनिटर करते रह सकते हैं। या फिर इनपुट आउटपुट चार्ट वगैरह बना सकते हैं कि कितना वो इनटेक कर रहा है, कितना आउटपुट हो रहा है। ओलिगोरिया की वजह से उनका यूरिन भी आउटपुट मापा जाता है कि यूरिन कितना आउटपुट हो रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम इसके प्रिवेंशन के बारे में कि इसका क्या क्या प्रिवेंशन है। तो इसके प्रिवेंशन में सबसे पहला तो एंटी टाइफाइड वैक्सीन हम दे सकते हैं। एंटी टाइफाइड वैक्सीन अगर हमें दे तो टाइफाइड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, अगर किसी पर्सन को टाइफाइड हुआ है तो फिर हम उसे आइसोलेट करके रखेंगे, या फिर किसी भी फैमिली मेम्बर में एक को हुआ है तो बाकी सबको बोलेंगे कि वो उनसे थोड़ा दूरी बना के रखे, या फिर जिन्हें हुआ है उन्हें ही आइसोलेट करके रखना होता है, क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सेफ डिस्पोजल ऑफ फीकल मैटर। जो भी फीकल का मैटर होता है उनका सेफ डिस्पोजल होना चाहिए, मतलब कि कहीं भी अपना फीसेस जो है वो नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सेफ वाटर सप्लाई, मतलब कि मेनली जो है टाइफाइड आप पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट की वजह से होता है। आप कॉन्टामिनेटेड वाटर ले रहे हो, कॉन्टामिनेटेड फूड ले रहे हो, कॉन्टामिनेटेड मिल्क ले रहे हो, तो इन सब का ध्यान दिया जाता है। और दूसरी बात है पर्सनल हाइजीन का ध्यान दिया जाता है। अगर ये सब ध्यान दिया जाए तो फिर हम इजीली जो है टाइफाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक टाइफाइड फीवर। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।